जय हिंद दोस्तों। मैं रत्नाकर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत भारत के स्वरूप इसके बारे में जानेंगे कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है। ठीक है, भारत देखने में भारत में पहाड़ियाँ कहाँ पर है, किस किस भाग में पहाड़ियाँ हैं, किस किस भाग में नदियाँ हैं, नदियों का भाग कितना है, पहाड़ों का भाग कितना है, कितने भाग पर ज़मीन है, कितने भाग पर स्थल है, इन सब टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यही टॉपिक है भारत के बारे में, प्रदेश के बारे में, PSC के एग्ज़ाम में इन्हीं सब के बारे में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि देश के कुल क्षेत्रफल की, जो देश का कुल क्षेत्रफल है, हमारे भारत देश का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। 10.7% मान लीजिए समथिंग 11% भाग पर कितनी है पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है 2135 मीटर या फिर उससे अधिक है, इससे अधिक है। ठीक है, अब 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। जो 43% भाग है उस पर कितना क्या मतलब 43% जो भाग है उस पर क्या है, फैला हुआ, विशाल फैला हुआ मैदान है। तो देखिए 11% चला गया किस में, पर्वत श्रेणियों पर, और जो 43% भाग है वो किस में चला गया, विस्तृत मैदान पे, यानी 54% भाग पर मैदान और पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर जैसे देश बसे हुए, शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, इस तरह। ठीक है, बाकी ये भाग हुए। अब देखिए भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के अनुसार पूरे भारत को 5 भागों में बांटा गया है। हमारे भारत देश को ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भौतिक संरचना धरातल स्वरूप के अनुसार भारत को टोटल कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन है वो, उत्तरी पर्वतीय मैदान, जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। पहला जो उत्तर पर्वतीय मैदान है, जो उत्तर दिशा में स्थित पर्वत है उनके मैदान, दूसरा विशाल मैदान, बड़े बड़े मैदान है जैसे गंगा का मैदान है, ये सब, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, और पांचवा समुद्र तटीय मैदान पठार। ठीक है, जो समुद्र तटीय मैदान है। चलिए अब देखिए, अब आते हैं थोड़ी संबंधित जो उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें से जो हिमालय है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से, सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में से एक है। ठीक है, तो देखिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार, भूवैज्ञानिक मतलब जो भूमि के बारे में, उनके बारे में, धरातल, पठार, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में खोजबीन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक। तो देखिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पहाड़ है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, आज जहाँ पर हिमालय पहाड़ है जो इतना ऊंचा है, वहाँ पहले क्या था, टिथिस 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 नामक उथला समुद्र था। उथला मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था, उसकी गहराई कम थी। तो वहाँ पर जो टिथिस नामक एक क्या था, समुद्र था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जहाँ पर आज ये जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले क्या था, टिथिस क्या था, समुद्र था। बाद में भू संरचना पर परिवर्तन हुआ, कोई आकस्मिक घटना हुई, उसके कारण वहाँ पर हिमालय पहाड़ बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है। जैसे हम पढ़े थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जैसे महाविस्फोट का सिद्धांत लगता है, उसी तरह जो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन है, तो प्लेट विवर्तनिकी। क्या है, प्लेट विवर्तनिकी, मतलब प्लेटों में क्या हो गया, जो परिवर्तन हुआ, जो नीचे धरातल में जो चट्टानों की, बहुत विशाल चट्टानों की जो प्लेटें हैं उनके खिसकने से ऐसा हुआ है, जो आधुनिक सिद्धांत है वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, अब देखिए हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार, ये तो आप समझ गए होंगे, जो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, उत्तल की ओर कैसे, दोस्तों ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9th 11th 12th, उसके पहले 8th क्लास में भी, इन सब में उत्तल अवतल समझाया गया है, लेंस को लेकर या दर्पण को लेकर। ठीक है, उत्तल क्या होता है, जिसका जो बीज का भाग होता है वो उठा हुआ और उसके सक्रिय भाग दबे हुए होते हैं, वो उत्तल है। और अवतल में बाहरी किनारे जो उसके होते हैं, जो बाहरी भाग होता है, बाहरी सिरा वह बाहर की ओर निकला होता है, और जो उसका आंतरिक भाग होता है, जो मध्य का भाग होता है, वो दबा हुआ होता है। ये होता है उत्तल और अवतल। तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसका जो प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार की ओर हिमालय उत्तल है और तिब्बत की ओर कैसा है, अवतल हो गया है। ठीक, अब देखिए हिमालय की प्रादेशिक विभाजन, इसका जो विभाजन कैसा हुआ है, प्रादेशिक मतलब प्रदेश की ओर,
कि हिमालय बहुत विशाल है, तो किस प्रदेश में कितना कितना है, किस प्रदेश में इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी किलोमीटर के क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। तो देखिए कौन कौन से इसका 5 विभाजन किया गया है। पहला है पंजाब हिमालय, ये जो कि पंजाब हिमालय मतलब पंजाब के क्षेत्र में हिमालय कितना फैला हुआ है, तो 560 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, फिर नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, और फिर देखिए असम हिमालय 720 किलोमीटर, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से आपने देखा, कौन कौन से वो भाग हैं दोस्तों, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 भागों में, ठीक है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर फैला हुआ है, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 320 किलोमीटर के एरिया नहीं कह सकते, लेंथ में, लंबाई में, ठीक है। एरिया मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और असम हिमालय 720 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये सब, ठीक है। तो देखिए इसे प्रमुख 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो हिमालय है, जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हिमालय की पर्वत श्रेणियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, देखिए जो पहला है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। कौन सा है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके बारे में, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख आती हैं, काराकोरम और लद्दाख, ठीक। दूसरा सर्वोच्च या बृहद हिमालय, सर्वोच्च या बृहद, बृहद मतलब विशाल और सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। इसी में दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा या बृहद बहुत विशाल। इसके अंतर्गत कंचनजंगा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये सब पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। कौन कौन सी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और नंगा पर्वत, ठीक है। अब देखिए लघु या मध्य हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा सर्वोच्च या बृहद हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आती हैं, तो इसके अंतर्गत मसूरी, महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। महाभारत श्रेणियाँ दोस्तों जहाँ पर वहाँ पास महाभारत का युद्ध हुआ था, इसलिए उसका नाम महाभारत की श्रेणियाँ रखा गया, ठीक है। इसके अंतर्गत मसूरी, महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। और जो अंतिम है वो कौन सा है, शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक मतलब छोटा, एक निम्न, आप निम्न कह सकते हैं, शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक है। इसके अंतर्गत काठमांडू घाटी आती है। कौन कौन, तो देखिए 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, सर्वोच्च या बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक। अब देखिए बृहद हिमालय, अब ये जानते हैं कि किसको कौन अलग करता है। तो बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। जो बृहद हिमालय है, जिसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, तो बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है, ठीक। लघु हिमालय शिवालिक से, अब ये तो अभी हमें पढ़े कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से, अब लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। जी दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ, अभी जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो उसका एक टॉपिक, उसका एक पॉइंट थोड़ी यहाँ बीच में आ गया है, ठीक है। तो देखिए अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, और 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको राजस्थान राज्य में टिक लगाना है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है और यह राजस्थान राज्य में है। अब इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, जो इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। कौन सी है, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1772 मीटर। कितनी है, 1772। अब अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदी निकलती है। इसके पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है अरावली के, माही एवं लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी एक, जो बोलना चाहिए, अल्पकालीन नदी है। अल्पकालीन मतलब क्या होता है दोस्तों, जो नदियाँ होती हैं वो हिमालय से, झीलों से, कहीं से भी निकलती हैं, उसके बावजूद वो मतलब हिमालय या झीलों से निकलती हैं, अपने जो स्रोत होते हैं उनके निकलने के उद्गम स्थल वहाँ से निकलती हैं, और अपना रास्ता तय करते हुए अपना रास्ता में चलते हुए वो अंत में जाकर किसी समुद्र में जाकर गिरती हैं। ये उनकी जो जिंदगी होती है, आप कह सकते हैं, उनकी ये दिशा होती है कि उद्गम स्थल से होती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन ये जो लूनी नदी होती है कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कहाँ पास, जो कच्छ का रण है वहाँ पास ये गायब हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसे अल्पकालीन
नदी, वो इसे अल्पकालीन नदी भी कहती हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तो इससे आप समझ गए होंगे जो अभी हम समझा दिए, कि वैसी नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है। ऐसी नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है, कुछ दूर चली, मान लीजिए 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, और चलने के बाद क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, उसे अल्पकालिक नदी कहती हैं। क्या कहते हैं, वे नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती हैं उसे अल्पकालिक नदी कहती हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कौन सी नदी, लूनी नदी, ठीक है। और सरस्वती नदी भी ऐसी है दोस्तों, सरस्वती नदी भी ऐसे ही है, अपने उद्गम स्थल से कुछ दूर तक चलती है, उसके बाद गायब हो जाती है और फिर सीधे यह प्रयागराज यानी इलाहाबाद में संगम में देखने को मिलती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, कि जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। जी दोस्तों, अभी हमने अरावली पढ़ा कि अरावली राजस्थान राज्य में है। अब देखिए मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। चंबल की घाटी मशहूर है डाकों के लिए, आप भली भांति इससे परिचित भी होंगे। तो जो मालवा का पठार है वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। अब विंध्याचल का पठार, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है। अरावली का पठार, जो अरावली का पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, राजस्थान में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। किस किस में, 3 राज्य में, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये जो विंध्याचल का पठार है ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करती है। वैसे दोस्तों इस तरह बोलना नहीं चाहिए कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, क्योंकि भारत देश ये इस तरह अलग अलग भागों में नहीं बटा हुआ है। हमारा भारत खंडित नहीं है, अखंडित है, पूरा एक भारत देश कहलाता है। ये जो टॉपिक आया कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करती है, तो दोस्तों इससे मेरे को अल्लू अर्जुन की एक मूवी याद आ गई, कि वो जो सूर्य मूवी थी, उनकी एक मूवी थी, बहुत फेमस मूवी है, उसमें वो डायलॉग, उनका एक डायलॉग रहता है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, ये सब क्या है, हम सिर्फ एक इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। उसी तरह दोस्तों ये उत्तर भारत दक्षिण भारत नहीं है, पर हो गया हमारे ये टॉपिक पे है, सब्जेक्ट पे है, तो ठीक है कि जो विंध्याचल का पठार है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अब देखिए मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल का पठार कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अमरकंटक है। जो मैकाल पहाड़ी है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अमरकंटक। अमरकंटक दोस्तों इससे भली भांति परिचित है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, ठीक है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सबसे पवित्र नदी है। अमरकंटक शिखर के पश्चिम की ओर से, जी दोस्तों वही पॉइंट लिखा हुआ है कि अमरकंटक शिखर के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।